अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुजीबुल हसन और आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कार्बो वेजिटेबलेस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। कार्बोवेज होम्योपैथिक मेडिसिन स्टमक इन्फ्लेमेशन, गैस्ट्रिक अल्सर या आईबीएस के पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल कराई जाती है। ये मेडिसिन इन प्रॉब्लम्स के अलावा डिफरेंट और कंडीशंस में भी यूज़ होती है। इस वीडियो में हम कार्बो वेजिटेबल्स मेडिसिन के रिलेटेड डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन की घंटी को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको मिलती रहें। अपने ट्रीटमेंट के हवाले से अगर आप मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं तो फ़ीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो होम्योपैथिक मेडिसिन के रिलेटेड अपडेटेड रहने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को लाजमी फॉलो कर लीजिएगा। कार्बोवेजिटेबल्स होम्योपैथिक मेडिसिन मोस्टली स्टमक प्रॉब्लम्स और इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अब स्टमक प्रॉब्लम्स के अंदर पेशेंट की जो सिम्टम्स होंगे उस हवाले से डिस्कस करते हैं। मेजर जो सिम्टम इन पेशेंट्स की देखने मिलेगी कि एक तो इनको डिकारें बहुत ही ज़्यादा आती होंगी, तुर्श डिकारें भी हो सकती हैं और नॉर्मल जो विदाउट स्मेल होती हैं वो भी हो सकती है। अब यहाँ पर मेन पॉइंट ये आ जाता है कि जो ये बर्पिंग की प्रॉब्लम इन पेशेंट्स को रहेगी वो खाने के बाद स्टार्ट होगी। जब भी ये अफराद खाना वगैरह खाएंगे तो इनको बर्पिंग डिकारें इतनी ज़्यादा स्टार्ट हो जाएंगी कि जो पास बैठे हुए अफराद होंगे वो खुद को काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लग पड़ेंगे। अब ये जो अफराद होंगे ये बेसिकली जो इन्होंने खाना वगैरह खाया होगा इनका हज़म ही तब होता होगा जब इनको बर्पिंग स्टार्ट होती होगी। मोस्टली पेशेंट देखने मिलते हैं जो बड़ी एज के होते हैं कि वो जब भी खाना वगैरह खा लेते हैं तो बार बार खाने के बाद उनको बर्पिंग की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई हुई होती है। अब कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जब उनको डिकारें आ रही होती हैं तो उस ड्यूरेशन में जो उनका खाना होता है वो भी हलक की जानिब वापस आ रहा होता है बार बार। अब ये जो प्रॉब्लम होती है ये होती तो टेम्परेरी है, लेकिन ये बार बार फेस करने की वजह से पेशेंट काफ़ी ज़्यादा खुद को डिस्कम्फर्ट फील कर रहा होता है। अब ना वो किसी महफिल के अंदर सही तरह से बैठ सकता है और ना ही वो घर के अफराद के साथ खाने के बाद बैठ सकता है। अब जब ये बर्पिंग की प्रॉब्लम इन पेशेंट्स को स्टार्ट होगी तो उस ड्यूरेशन में ये अक्सर औकात ये फील करते होंगे कि जो भी चीज़ उन्होंने खाई हुई है वो कई कई घंटों तक इनके स्टमक के अंदर ही पड़ी हुई है। अब वो किस तरह से इनको मालूम हो रहा होगा कि इनका जो स्टमक होगा एक तो वो काफ़ी ज़्यादा इनको भरा हुआ महसूस होता होगा, किसी भी चीज़ को खाने की तलब नहीं होती होगी। जब भी पूछा जाएगा तो इनका यही आंसर होगा कि जो भी चीज़ खाई थी वो पहले से अभी तक स्टमक में पड़ी हुई है। और दूसरा इनका जो स्टमक होगा वो इनको फूला हुआ भी महसूस हो रहा होगा कि जैसे कि उसके अंदर किसी भी चीज़ को और खाने की या रखने की जगह इनको फील नहीं हो रही। अब जब इस तरह की अलामात इन पेशेंट्स के अंदर पाई जा रही होंगी तो ऑटोमेटिकली गैस्ट्रिक इश्यूज आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो जाएंगे। अब रात के टाइम इस तरह के पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा खुद को डिस्कम्फर्ट फील कर रहे होंगे, स्पेशली सोने के दौरान। रात को जब भी ये लेटेंगे तो जो इनकी गैस वगैरह बन रही होगी वो डायरेक्टली ऊपर की तरफ आने लग पड़ेगी और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से इनको नींद आएगी। मोस्टली पेशेंट्स की नींद काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब भी हो जाती है रात के टाइम। सर में आहिस्ता आहिस्ता दर्द होने लग पड़ता है या वो उठकर बैठ जाते होंगे, क्योंकि जो इनकी ये कैफ़ियत होगी ना गैस की, ये जब भी बैठेंगे तो उसके अंदर इनको वाज़ह तौर पे कमी महसूस होगी। लेकिन जो ही ये लेटते जाएँगे तो ऐसे फ़ील होगा कि जो स्टमक के अंदर खाना पड़ा हुआ है या जो गैस है उसका सारा का सारा प्रेशर इनके सर की जानिब आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ रहा है। जिस वजह से इनकी नींद भी सही तरह से नहीं पूरी हो पा रही होगी और दूसरा इनको ज़हनी उलझन भी आहिस्ता-आहिस्ता स्टार्ट हो जाएगी। अब ये जितनी भी कंडीशंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में तो पेशेंट्स को ये टेम्परेरी फील होती होंगी, कभी-कभार ये अलामात पैदा हो जाती होंगी। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता इनका जो ड्यूरेशन होगा वो कम होता जाएगा। अगर पहले पेशेंट की 1 महीने के अंदर इस तरह की अलामात पाई जाती थी, फिर वीकली तौर पे ये स्टार्ट हो जाएँगी, फिर कुछ दिनों के वक़्फ़े से ये स्टार्ट होने लग पड़ेंगी और एट द एंड
पेशेंट की ये सिम्टम डेली ही स्टार्ट होने लग पड़ेंगे कि रात के टाइम पेशेंट की नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, उसको गैस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, जो भी खाना खाएगा वो हज़म जल्दी नहीं हो पा रहा होगा। अब ऐसी कंडीशन के अंदर जो कार्बोविज मेडिसिन होती है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। ये मेडिसिन ना सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करती है बल्कि डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग भी कर रही होती है। जो स्टमक के सेल्स आहिस्ता आहिस्ता वीक होने लग पड़ते हैं, जो खाने को सही तरह से हजम नहीं कर पा रहे होते, तो ये मेडिसिन उन सेल्स को भी स्ट्रांग करती है। और उसके अलावा जो पेशेंट्स की गैस नहीं खारिज हो रही होती, गैस खारिज करने के अंदर भी ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। अब जिन अफराद की गैस खारिज नहीं हो पा रही होती, अक्सर औकात उन पेशेंट्स का जो ब्लड प्रेशर होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है। कभी उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता होगा, कभी उनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता होगा। लेकिन दोनों कंडीशंस के अंदर पेशेंट का जो बॉडी टेम्परेचर होगा वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ कम हो जाएगा। जैसे किसी पेशेंट की डेथ होने वाली होती है, उस तरह की जो इलामात होंगी वो कार्बोविज मेडिसिन के पेशेंट के अंदर पाई जा रही होंगी। इस पेशेंट का सर सिर्फ गर्म महसूस हो रहा होगा, बाकी जितना भी जिस्म होगा वो इससे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ठंडा होता हुआ महसूस होगा। इवन जो पेशेंट का पसीना होगा वो भी इससे बहुत ही ज़्यादा ठंडा फील होगा, जिस वजह से पेशेंट में और ज़्यादा घबराहट की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। अब ये जितनी भी कंडीशंस मैं आपके साथ शेयर करता जा रहा हूँ, हो सकता है कि हर पेशेंट ना फील करता हो, लेकिन जो पेशेंट्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बड़ी उम्र के हों या नौजवान अफराद हों, उनके अंदर ये प्रॉब्लम्स पाई जा रही होंगी। जो अफराद मेंटली तौर पे काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जब उनका स्टमक काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, तो काफ़ी ज़्यादा मेडिकेशन करने के बाद भी जो उनकी खुराक होती है वो सही तरह से हज़म नहीं हो पा रही होती। वो ऐसे फ़ील कर रहे होते हैं कि जैसे 70 साल के बूढ़े अफराद का जो स्टमक होता है, सेम उसी तरह से उनका स्टमक भी हो चुका है। अगर इस तरह की कैफियत आप महसूस कर रहे हैं तो आप कार्बो वेजिटेबल होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। अब ये जितनी भी सिम्टम्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, स्टमक इन्फ्लेमेशन वाले पेशेंट्स की हों, स्टमक अल्सर वाले पेशेंट्स की हों, गैस्ट्रिक अल्सर वाले पेशेंट्स की हों या आईबीएस वाले पेशेंट्स की हों, इनके अलावा भी जो कार्बोवेज मेडिसिन है वो यूज़ कराई जाती है। स्पेशली जिन अफराद का थ्रॉट गला काफ़ी ज़्यादा शाम के टाइम डिस्टर्ब हो जाता हो या थोड़ी सी मेहनत मुशक्क़त के बाद उनका जो गला हो वो बैठ जाता हो, उनकी आवाज़ बैठ जाती हो, जैसे कि अगर किसी महफ़िल के अंदर उन्होंने थोड़ी सी ऊँची आवाज़ में बात की है किसी भी शख्स के साथ या कहीं पे स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ऊँची आवाज़ में बात की है और उनका गला बैठ गया है, तो ऐसी कंडीशन में कार्बोवेज जो मेडिसिन है, ये जो गले के अंदर ख़राशें वक्ती तौर पे आ जाती हैं, उनको ठीक करने के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा ये मेडिसिन उन पेशेंट्स में भी इस्तेमाल कराई जाती है जिनके जिस्म के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नील पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जिस्म के ऊपर जो नील पड़ रहे होते हैं इसकी मुख्तलिफ काजेज़ पाई जा रही होती हैं डिफरेंट पेशेंट्स के अंदर। कुछ पेशेंट्स को चोट वगैरह की वजह से नील स्टार्ट होते हैं। कुछ पेशेंट्स की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा वीक हो जाती हैं कि वो ब्लड का फ्लो सही तरह से नहीं कर पा रही होती हैं, जिस बेस पे वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता जो सेल्स होंगे वो ब्लू शेडो के अंदर कन्वर्ट होने लग पड़ेंगे। तो कार्बोवेज मेडिसिन को यूज़ करने से वो जो सेल्स काफ़ी ज़्यादा डेड होने लग पड़ते हैं वो फिर से नॉर्मल होके अपनी नेचुरल कलर के अंदर वापस आ जाते हैं या उनकी जगह पे न्यू सेल्स काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से डेवलप हो जाते हैं। कार्बोवेज होम्योपैथिक मेडिसिन पायोरिया की डिजीज़ के अंदर भी इस्तेमाल कराई जा रही होती है। स्पेशली वो अफराद जो दांत साफ़ करने के लिए बुरश इस्तेमाल करते हैं और उनको दांतों से खून आने लग पड़ता है, तो ऐसी कंडीशन में भी कार्बोवेज होम्योपैथिक मेडिसिन को आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि इस मेडिसिन को आपने किस तरह से यूज़ करना होगा, कौन सी फ्रीक्वेंसी के अंदर मेडिसिन को आपने इस्तेमाल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे स्टमक अल्सर या जो आईबीएस वाले पेशेंट्स होंगे, गैस्ट्रिक अल्सर या स्टमक इन्फ्लेमेशन वाले पेशेंट्स, वो इस मेडिसिन को 200 पोटेंसी के अंदर इस्तेमाल करेंगे। अगर आपकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा सीवियर है और एक्यूट है, एक्यूट से मुराद ये है कि अचानक से आपको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, स्टमक अल्सर की या गैस्ट्रिक इशू स्टार्ट हुए हैं, तो फिर इस मेडिसिन को आपने 1 एम पोटेंसी के अंदर इस्तेमाल करना होगा।
अब 1 पोटेंसी में ये है कि जस्ट आपने इसकी एक डोज सुबह ले लेनी है और एक डोज शाम के टाइम ले लेनी है। जस्ट एक दिन में यही डोज आपने लेनी होगी और आपकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा जिन पेशेंट्स की जो स्टमक इन्फ्लेमेशन, स्टमक अल्सर, ये गैस्ट्रिक इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक चलते रहते हैं या डेली बेसिस पे उनको गैसेस के इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे होते हैं, तो वो इस मेडिसिन को 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे। 200 पोटेंसी के अंदर इस मेडिसिन के आपने 5 ड्रॉप सुबह के टाइम, 5 ड्रॉप शाम के टाइम और 5 ड्रॉप रात सोने के पहले आपने लेनी होगी। अब इसके अलावा जिन पेशेंट्स को गले की प्रॉब्लम कभी कभार स्टार्ट हो जाती हो, जैसे मैंने बताया है कि आवाज़ बैठने की प्रॉब्लम हो या फिर जो मसूड़ों से खून आने की प्रॉब्लम हो, तो उस हवाले से इस मेडिसिन को आपने 30 पोटेंसी के अंदर इस्तेमाल करना होगा। 5 ड्रॉप सुबह, 5 ड्रॉप दिन को और 5 ड्रॉप शाम के टाइम आपने इस्तेमाल करने हो 1 कप पानी में डाल के। अब सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आपकी डाइट के हवाले से। जिन अफराद को आईबीएस की प्रॉब्लम रहती हो या स्टमक के डिफरेंट इश्यूज रहते हों, वो कोशिश करें कि दही, लस्सी, अचार, करारे चावल और गोश्त तमाम अक़साम, छोटा हो, दरमियाना हो या बड़ा हो, या आपने तकरीबन 2 से 3 हफ्ते तक मुकम्मल तौर पर बंद रखने हैं। और इसके अलावा सब्ज़ और सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल भी आपने बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ काली मिर्च हस्बे ज़ायक़ा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बाहर के जो फास्ट फूड्स वगैरह होते हैं वो तो आपके मुकम्मल तौर पर बंद है। पीने के लिए नीम गर्म पानी जितना ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। कोई क्वेश्चन हुआ इस मेडिसिन के रिलेटेड तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। अपनी ट्रीटमेंट के रिलेटेड अगर आप मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं तो फीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।